अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के घटक दल निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल ने भी उनको समर्थन किया। यानी अब योगी आदित्यनाथ के पास 273 विधायकों का अपार बहुमत हासिल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। यानी फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर ली गई हैं। योगी आदित्यनाथ को नेता चुना गया है और कल उनकी शपथ होगी। तो अब जब कल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नई टीम का सृजन होने जा रहा है और अगले 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की फिर हुकूमत है, ऐसे में उनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं और उससे भी बड़ी बात कि ये जो नई कैबिनेट बनेगी, ये नई टीम के समक्ष जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती है वो है 2024 में विपक्ष का उत्तर प्रदेश में मुकाबला करना। दूसरा विषय जो इससे भी महत्वपूर्ण है, वर्तमान सरकार से बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं हैं क्योंकि जनता ने तमाम मसलों को दरकिनार करके इस सरकार को दोबारा से चुना है। तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियों का पहाड़ और जिम्मेदारियों का पहाड़ इस सरकार के समक्ष विद्यमान होगा शपथ लेने के फौरन बाद। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब समापन की ओर पहुंच चुका है। कल इकाना स्टेडियम में लखनऊ में शाम को 4 बजे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, नई सरकार गठित हो जाएगी। तो 2022 का चुनाव एक तरह से संपन्न हो गया। उसकी पटकथा आज तब लिखी गई जब लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी घटक दलों की विधानमंडल की बैठक बुलाकर योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से और सबकी सहमति से करतल ध्वनि के साथ सभी विधायकों ने जो एनडीए के हैं उन्होंने नेता चुना है योगी आदित्यनाथ को। दोबारा वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 1985 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी सत्ता में रिपीट हुई और कोई मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी किया है। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा घटनाक्रम है जब 42% वोट शेयर के साथ किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा से धमाकेदार वापसी की हो। अब जब ये सरकार का गठन लगभग पूर्ण होने जा रहा है तो इस वक्त जनता के बीच, पॉलिटिकल सर्किल में, पावर कॉरिडोर में, मीडिया में चर्चा इस बात की है कि कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और किस किस को मिनिस्टर बनाया जाएगा और किसको क्या पोर्टफोलियो यानी डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। आज जिस तरह का संदेश बीजेपी ने दिया है विधानमंडल दल की बैठक में, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश में 3 या 4 नहीं बल्कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और दोनों वही होंगे जो पिछली सरकार में थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। अब मंत्रिपरिषद में चूंकि इस सरकार के आते वक्त 10 मिनिस्टर अपना चुनाव हार चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 10 जगहें रिक्त हुई हैं, तो अब 10 नई एंट्री होंगी। उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 48 मंत्री होंगे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर। ऐसे में बीजेपी के पास फिर भी 9 सीटों लगभग वो अभी खाली वकेट करके रखेगी ताकि मंत्रिपरिषद विस्तार में कुछ संभावनाएं बने। ये तो हुई सरकार के गठन की बात। कल बीजेपी का बड़ा मेगा शो है। शायद बीजेपी के शासित किसी राज्य में इतना बड़ा मेगा शो शपथ का कभी नहीं हुआ होगा जो कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम गोमती नगर विस्तार लखनऊ में होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व होगा क्योंकि तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है और एक बहुत भव्य बड़ा शो किया जा रहा है जिसमें हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता, लाभार्थी, अन्य राज्यों के लोग, चुनिंदा मेहमान, इंडस्ट्रियलिस्ट, साधु संत, मीडिया के लोग, तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। अब हम लौट कर आते हैं इस मसले को लेकर कि इस सरकार के समक्ष अपने सृजन होते ही, अपना गठन होते ही सबसे पहली जिम्मेदारी और चुनौतियां क्या होंगी जिनसे उन्हें मुकाबिल होना होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट विधानमंडल दल में जो बातें हुई बहुत स्पष्ट रही हैं
कि राष्ट्रवाद, सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये 3 महत्वपूर्ण अंश उनकी 21 मिनट की स्पीच में निकलकर सामने आए हैं, जो उन्होंने आज विधानमंडल दल की बैठक में अपने ओपनिंग स्पीच में ये बात कही है। तो अब ये देखना होगा कि ये सरकार अब आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को और चुनौतियों को किस प्रकार से स्वीकारती है। नया जो जनमत मिला है उसे, उस जनमत को वो अंगीकार करते हुए किस प्रकार से जन कल्याणकारी, परोपकारी, बेहतर कानून व्यवस्था, महंगाई में कमी, बच्चों को रोजगार, जॉब्स की बहुत क्राइसिस है उत्तर प्रदेश में, उन सारे इश्यूज को कैसे हैंडल करेगी। क्योंकि चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन चुनाव के दौरान उठे हुए मुद्दे उसका अभी भी पीछा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया है। तो आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी चुनौतियां। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं कांग्रेस से, संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी भी मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, जुड़ चुके हैं इनफैक्ट, और अशोक वानखेड़े जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। राजेंद्र द्विवेदी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, आपके पास क्या जानकारी है और क्या जनता से आप साझा करना चाहते हैं कि नया मंत्रिपरिषद जो गठित होने जा रहा है कल, उसका प्रारूप वो किस प्रकार का होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, कैबिनेट कैसा होगा, कौन से लोग रिपीट कर रहे हैं, और फार्मूला क्या है इस बार बीजेपी के पास? देखिए ब्रजेश जी, जो 10 मार्च को रिजल्ट आया है और 25 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलें, कंटिन्यू। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलें। हाँ, अब कह रहे 10 मार्च को रिजल्ट आया और 25 मार्च को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तो 15 दिन तक इस पर इतना ज्यादा एक्सरसाइज माथापच्ची हो रही थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्ट 2 योगी सरकार की कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए इस चुनौतियों को देखते हुए 2022 का शपथ ग्रहण 2024 की तैयारी के लिए हो रहा है। 2024 के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, उसको 2022 की भूमिका में रहेगा। अब जिस हिसाब से आपने कहा जन आकांक्षाओं पर, तो उन पर खरा उतरना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा, आपने मंत्रिमंडल की बात की, तो जो डिप्टी सीएम चुनाव हार चुके थे केशव मौर्य जी, लेकिन जब उत्तराखंड में धामी जी को हारे हुए को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तभी ये लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता हैं, उनको भी पुनः स्थान मिलेगा। वो स्थिति आज लगभग स्पष्ट हो गई है। दूसरी है कि 10 मंत्री, कैबिनेट मंत्री इनके चुनाव हार चुके हैं, तो 10 नए चेहरे निश्चित रूप से लिए जाएंगे। आप मुझे ये बताओ कि क्राइटेरिया इस बार क्या होगा? एक तो है यंगस्टर्स होंगे क्राइटेरिया, या जातिगत इक्वेशन होंगे, या परफॉर्मर होंगे? देखिए, इससे तीनों समाहित होगा, जातिगत भी होंगे, परफॉर्मर भी होंगे, एंगेज्ड भी होंगे, और सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की होगी, क्योंकि महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ के इनको वोट किया है। महिला भी होंगे, यूथ भी होंगे, परफॉर्मर भी होंगे, नए चेहरे भी होंगे, सबको समाहित करके। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार 19 सीटें इनको बुंदेलखंड से मिली थी, एक भी मंत्री नहीं था। मेरा अपना मानना है इस बार बुंदेलखंड से किसी न किसी को प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाएगा। जहां तक जरा ये गुत्थी सुलझाओ कि कोई कह रहा है 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे,
तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 3 होंगे, तो कोई किसी को स्पीकर बनाए दे रहा है। तमाम तरीके के व्हाट्सएप संदेश मार्केट में घूम रहे हैं। भाई 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 ब्रजेश जी, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के पहले कौन जाता है योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन अब यह है कि अगर तीसरी संभावना बनती है तो बेबी रानी मौर्य बन सकती हैं, क्योंकि दलित और जाटों का वोट बैंक उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश से ठीक ठाक मिला है अगर संभावना है। लेकिन अभी तक जो चर्चा हो रही है, जो जानकारियां मिली रही कि ज्यादा चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम बनाने की उसमें नहीं है। अभी 2 का ही नाम चल रहा है जो पूर्व में थे। अब 10 जो कैबिनेट मंत्री हार चुके हैं उनकी जगह लिया। लेकिन 3 बड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। देखिए, पंजाब सरकार बनते ही उन्होंने बेरोजगारों के लिए रोजगार का तुरंत कर दिया। जो उनके संविदा कर्मी थे, संविदा कर्मियों को उन्होंने नियमित करने के बाद 2 बहुत बड़ी चुनौतियां यूथ के लिए। पंजाब और यूपी अंतर है सर। दूसरा और हम तीसरा जो कास्ट बेस्ड स्टेट हैं सर, और पंजाब वगैरह ये इशू बेस्ड स्टेट हैं, वहाँ मुद्दे चलते हैं। हमारे यहाँ जातियां प्रधान हैं। आप तो ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किस जाति का मंत्री बनेगा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर इश्यूज। नहीं, जातिगत तो बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब ये नेशनल लेवल 2024 की बात आज आप उनके शपथ के दिन अच्छे दिन कहाँ ये महंगाई बेरोजगारी को माइनस कर चर्चा कर रहे हो? आप भी सर क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, देखिए, जातीय समीकरण तो इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश उनको लेने का, वही मैं कह रहा हूं, जाट का गद्दा और नेता लेना पड़ेगा। यूपी वाला जाति पे ही आता है सर। दलित लेना पड़ेगा। और मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव मिश्रा बीजेपी से, अशोक वानखेड़े जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और एस एम अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर। धन्यवाद राजेंद्र जी, शुक्रिया। तो जातीय समीकरण तो बहुत, राजेंद्र जी शुक्रिया, धन्यवाद। जी। संजीव मिश्रा जी, भाई अब पर्दा उठा ही दो। इतना क्या गोपनीय रखना कि किसको मिनिस्टर बना रहे हो, किसको डिप्टी सीएम बना रहे हो? एक बारी बता दो। कोई पेंटागन का सीक्रेट थोड़ी है। कल शपथ हो ही जाएगी, आज बता दो, बात खत्म। कल शपथ हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पर और आगे ले जाया जा सकता है। इतना लुका छिपी क्यों हो रही है भाई? कहाँ लिखा लुका छिपी हो रही? तो बता दो नाम। चलो आप ही बोलो। ये तो सोशल मीडिया, मैं राजेंद्र जी की बात को चलो हटाता हूँ, आप ही बताओ। ये तो सोशल मीडिया पर लोग अपना जो आप अपना व्हाट्सएप संदेश पढ़ो, अपना आकलन कर रहे हैं, मान लूंगा। नहीं, हमारा व्हाट्सएप वही संदेश होगा जो कल शपथ में हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को कैसे आगे और विकास के रास्ते पे ले जाया जाए, कैसे नौजवानों का और अधिक कल्याण हो, कैसे महिलाओं की सुरक्षा और मजबूती से हो सके जो 5 साल से लगातार होती आ रही है, कैसे और किसानों का के हित में काम हो सके। अब इसको देखते हुए मंत्रिपरिषद। तो इस बार क्राइटेरिया क्या है संजीव जी मंत्री बनाने? मैंने बताया ना, ये लगातार मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ यही क्राइटेरिया है। उत्तर प्रदेश को और कैसे विकास के रास्ते पर आगे लेके जाया जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे और नौजवानों को के स्थानों को निर्धारित किया जा सके, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं ये मानूं कि यही जो आपकी कैबिनेट होगी, यही टीम आपको 2024 का इलेक्शन लड़ाएगी। अब चूंकि 22 से लेकर 27 तक इसी मंत्रिपरिषद के सहारे उत्तर प्रदेश को और विकास करना है और मजबूत विकास करना है। मुझे लगता है कि 22 से और 27 के बीच में जो भी साल आएंगे, वहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा वो इसी कैबिनेट के द्वारा ही होगा। ऑलराइट, मैं एसएम अशरफ को आमंत्रित करता हूँ डिबेट में। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज बीजेपी ने तो अपना नेता विधानमंडल दल चुन लिया, सरकार चुन ली, अब मंत्री बनने आने जा रहे हैं, कल शपथ होगी। आपकी पार्टी और सोशलिस्ट अलायंस जिसका आपका दल नेतृत्व कर रहा है, अभी तक आप अपना नेता नहीं चुन पाए, क्यों भाई? जी, अभी क्या हर चीज़ जो है वो इनके अकॉर्डिंग होगी। जो हमने पहले से तय कर रखा है कि चूंकि इसका एमएलसी कल चुनाव था और पहले 21 तारीख की बात थी, बाद में तय हुआ कि 26 को हम चुनेंगे नेता। तो इसमें कुछ ज़रूरी तो है नहीं कि बीजेपी अगर 25 को कर रही है तो हम 24 को कर दें और आज ही आपको बताएंगे साहब हमने चुन लिया है। तो इतना क्या गुस्सा होने की जरूरत है? मैंने तो सामान्य सा सवाल पूछा, आप तो तल्खी दिखा रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा आराम से सवाल पूछा पर आपकी जवाब में तल्खी है। जवाब भी थोड़ा सा उसी आपके जवाब में तल्खी नहीं, है। बिल्कुल तल्खी नहीं है, बेपनाह खुश हैं। नहीं, कतई तल्खी नहीं है। तल्खी कहाँ से पैदा होगी? अगर जो है ज़बरदस्ती लोगों का नॉमिनेशन खारिज करा दिया जाएगा, हमारे एक ऐसे एमएलसी जो बहुत जिम्मेदार थे उनके साथ जूता पैजाम किया जाएगा, मारपीट की जाएगी, पेपर छीन लिया जाएगा, तो कोई तल्खी नहीं। तल्खी तो जनता के दिलों में है, हम तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे इस तरह की बात कर रहे हैं।
तलखी तो इनको अभी देखने को मिलेगी अब आगे आप चल क्या के। क्या मानना है क्योंकि कि झूठ के ऊपर जो है नई सरकार कुछ भी का कल सृजन होने जा रहा है, गठित हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर तक कल देखिए, डिसाइड योगी हो जी में जाएंगे। इतनी हिम्मत अब तो है इनके नहीं कि समक्ष योगी क्या जी में इतनी हिम्मत आप तो है नहीं, कितनी पूरे- बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे इनके सामने? पूरे 5 साल सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, और पूरे 5 साल इन्होंने अपना होम मिनिस्टर तक अपॉइंट नहीं किया। कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा अपने पास रखा, और जिसको बनाया स्टेट मिनिस्टर, मैं आपसे भी पूछ लूं कि किसके पास ये चार्ज था, तो शायद ठीक से होम आप नाम भी मिनिस्टर नहीं कौन बता बनाता है पाएंगे। जी? अंतिम सवाल होम इस मिनिस्टर बात का है यूपी कि में होम- 1985 में थे गोपीनाथ इससे क्या दीक्षित, फर्क उसके बाद पड़ता है? यूपी में इतना कोई बड़ा होम स्टेट मिनिस्टर है, नहीं बना। आपको पूरे देश में चुनाव भी कोई लड़ाना है। मुख्यमंत्री होम मिनिस्ट्री नहीं देता। आपको पूरे देश में चुनाव भी लड़ाना। अरे सर, बात तो सुने, जब लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आप नहीं संभाल पा रहे तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या कोई कॉम्पिटेंट लोग बीजेपी में नहीं है? आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आप ही होम मिनिस्टर भी रहेंगे। जब आप नहीं संभाल पा रहे हैं, 3-3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस बात के लिए बना रहे हैं आप? ओके, आपको इसमें से किसी एक को दे दीजिए होम मिनिस्ट्री, कम से कम फुल फ्लेज कोई काम ठीक तो है, वो करेगा। किसको मंत्री बनाते आप हैं, अपने किसको पास नहीं, रखना ये भी तो चाहते हैं, उनका मेंटेन concern भी नहीं कर पा है। रहे। आप मुझे बताओ कि नहीं, नेता नहीं है, प्रतिपक्ष किसको जनता हमें बनाएंगे आप नहीं लोग? नहीं बिल्कुल गलत है। क्या ये नेता आपका सवाल प्रतिपक्ष गलत की है। जिम्मेदारी जब लेने हाथरस के का कांड लिए- होता है तो छोड़ दीजिए उनके ऊपर ना, जनता ओके, उनको सवाल वोट तो देती है। लीजिए। आप जब हाथरस का कांड होता है तो छोड़ दीजिए और बताइए कि जनता उनको वोट देती है, क्या फर्क पड़ता है? किसी लड़की के साथ रेप होता है और उसको 2 बजे रात में उसकी लाश जला दी जाती है, फिर आप छोड़ दिया करिए ना। जनता तय कर लेगी, 5 साल बाद चुनाव आएगा, जनता उनको जिता देगी। तो सारे इश्यूज पे आप भी मौन हो जाइए और हम भी मौन हो जाते हैं आज के बाद, और छोड़ देते हैं इनको इनके हाल पे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर, कि हम कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए तो आप कह देंगे आपसे क्या मतलब? बिल्कुल हमसे मतलब है। जनतांत्रिक उसके अंदर हमारा राइट है, हमारा एज ए नागरिक हमारा मतलब है कि आप जब इसको नहीं संभाल पाते तो मैं आपके तो पास पिंच मौका है। हो अगले के 5 साल आपको आप चेक कायदे कर के साथ रहा लाइन हूं ऑर्डर कि को मतलब मेंटेन करंट करिए। है कि नहीं। आप तो बेवजह उछल रहे हो। बिल्कुल पूरा करंट है साहब, क्यों नहीं करंट रहेगा? अरे थोड़े से ठीक उससे है, हम एक चूक गए, वरना पत्रकार का शायद काम सरकार है में ये हम चेक बैठते करना होते, कि विपक्ष कितना में होते। करंट है। इनका करंट फ्यूज वो हो मैं गया चेक होता। कर रहा हूं आपका करंट। पूरा करंट इसमें है बुरा सर। क्यों मान रहे हो? पूरा करंट है, करंट में कहीं से कोई कमी ओके, नहीं अच्छा, है। एक हमारी सवाल का और बदकिस्मती जवाब दो, इनकी आप फिर खुशकिस्मती डिबेट को इनको आगे मौका बढ़ाते मिल हैं। गया। वैभव महेश्वरी भी मेरे साथ हैं। एक सवाल का जवाब आप अशरफ साहब दो कि नेता जी। प्रतिपक्ष का चयन कब होगा और कौन बनेगा? जी। क्या अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, कौन तो बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय कौन पे कहना बड़ा मुश्किल है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं। खुद उन्होंने जो है अपनी सीट को रिटेन किया है, पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है। जाहिर सी बात है 26 को मीटिंग होगी और मीटिंग में ही तय होगा कि इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा। ऑल राइट, कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे साथ डॉक्टर उमा शंकर पांडे। शुक्रिया आपका पांडे जी। सरकार तो बनने जा रही है, बधाई नहीं दोगे बीजेपी को? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये दीजिए ना, संजीव मिश्रा को बधाई दो पहले। लोकतंत्र का यही तो तकाजा है कि आज जनता ने जो संदेश दिया है, जो आदेश दिया है, उसके तहत भाजपा सरकार बनाएगी। हम उनको बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं, उसको पूरा करें। और आप देखिए प्रचंड बहुमत, पिछली बार से 55 सीटें इनकी लगभग कम हो गई। 24 में फिर चुनाव है, फिर वही विश्वासघात जनता के साथ करेंगे तो 24 में 4 सीटें भी नहीं आएंगी। जनता तो एक जज की भूमिका में बैठी है ब्रजेश जी, और उसने देखा है कि प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत की है। समाजवादी पार्टी को जनता ने वोट करना चाहा, उनकी सरकार बनानी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी जो 4.5 सालों तक जनता के बीच नहीं रहे तो तमाम जनता उनसे नाराज भी रही। और अखिलेश यादव जी की लीडरशिप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी बड़ी सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी। पांडे जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं जी। अखिलेश यादव का वोट शेयर 12% बढ़ा और उनकी पार्टी 2.5 गुना बढ़ी। जी। कांग्रेस का वोट शेयर 6.5-7% से 2% पे पहुंचा। आपके पास 7 सीट थी, अब सिर्फ 2 बची। आप बिल्कुल। अखिलेश यादव की शर्म तरफ नहीं आ जब रही, आप उंगली मेरे ऊपर उठाते बात हैं कर रहे हैं। तो पलटकर अपनी पार्टी की तरफ देखने की अपनी बात- आवश्यकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, ऐसा आप- संजीव मिश्रा चाहते आप हैं। अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी बिल्कुल आपको ब्रजेश एहसास जी, आप नहीं हो अशरफ रहा है साहब, क्या नो कह रही हैं प्लीज, बिल्कुल रनिंग आप सही कमेंट्री कह नहीं रहे हैं। चलेगी। आप देखिए, मैं तथ्यों पर बात करता हूं, आप समझिए। तो मैं क्या भाई साहब पंजाब, आपसे हाँ, मैं वही आकाशीय उदाहरण बात के कर रहा तहत हूं। बता रहा हूं। मैंने देखिए, भी तो तथ्य प्रस्तुत पंजाब किए। में क्या हुआ? पंजाब में कांग्रेस के विरोध में सत्ता की लहर थी तो एक फुल फ्लेजेड पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की क्षमता की कमजोरी के कारण जो सत्ता विरोधी लहर थी वो नहीं गई। आपको पता है ब्रजेश जी, आप आंकड़े चेक करिए, बीजेपी के खिलाफ लगभग 60% वोट पड़े हैं, 58% वोट पड़े हैं। ये
लेकिन अखिलेश यादव जी को नहीं पड़े। अखिलेश यादव जी को 32% वोट पड़े। भाई साहब, आप इतनी बुरी तरह हारे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप अपनी आत्ममीमांसा या अपना आत्मावलोकन ये जो करने के बीज- बजाय आपकी सारी दिलचस्पी अखिलेश यादव तक ही क्यों सिमटी हुई है? प्रियंका- और अगर अखिलेश यादव के लिए इतनी मोहब्बत थी तो कांग्रेस चुनाव न लड़ती। सुन लीजिए ब्रजेश जी, सुन लीजिए, प्रियंका गांधी जी ने जो बीज बोया है 400 सीटों पर लड़के 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में, आप देखिएगा, इस डिबेट को रखिएगा ब्रजेश जी, ये जो बीज प्रियंका गांधी जी ने बोया है 2024 के चुनाव में फिर बाइपोलर चुनाव होगा और उसमें कांग्रेस पार्टी भाजपा को सीधी लड़ाई में मात देगी। क्या जोक कर रहे हो आप? 2% का वोट शेयर देखो, वैभव महेश्वरी तक हंस ये रहे हैं। आपने कोरोमा में बैठा दिया है ना, संजू मिश्रा का असर आ गया इनके ऊपर। भारतीय कोरोमा जनता में बैठा पार्टी आपने, संजू मिश्रा का असर आ गया। 14 बीजेपी सालों बोल तक, नहीं पा 15 रहे, मेरे ऊपर सालों बात तक कर गायब रहे। रही। राजनाथ सिंह जी के बाद 15 सालों तक वो नेपथ्य में रहे और 15 साल के बाद आए। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी का जो टारगेट था कि हम 400 सीटों पर लड़ेंगे, जो हमारा संगठन कमजोर है उसको मजबूत करेंगे, वो काम उन्होंने कर लिया। जनता ने सराहा है, आप सबने उनकी तारीफ की है और 24 में ये बाइपोलर चुनाव फिर होगा, तब अखिलेश वैसे यादव इतने जी की पुअर तरह परफॉर्मेंस के कांग्रेस बाद पार्टी कमजोर नहीं होगी। वो आपका जीत के कॉन्फिडेंस आएगी। लेवल देख के मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ और ये लगा कि नहीं ठीक है, अभी मतलब सर, ये सब कुछ जाके तबाह मेरे होके से भी आप ठीक खड़े। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये जनता अशरफ साहब, का रनिंग feedback कमेंट्री है। मत करो प्लीज, ये जनता आपकी का बारी में feedback बोलना है। हम लोग ट्विटर पे नहीं है, हम जमीन पर थे। ऑल राइट, थैंक यू। मैं वैभव महेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद अशोक वानखेड़े जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। वैभव महेश्वरी जी, शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर थी पंजाब में इसलिए आप आ गए, ये तो खुद ही अपनी हार स्वीकार ली आपके सामने। हाँ, सच्चाई हमसे देरी हो आपसे गई। नहीं सवाल किया, आपका नाम अमरिंदर वैभव जी महेश्वरी को नहीं है भाई हटाने साहब। में हमसे देरी हेलो, हो गई। आपका नाम वैभव महेश्वरी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी वाले सवाल किया है। आपका नाम उमा शंकर है, आपको याद दिला रहा हूँ। वैभव जी बोलिए आप। ब्रिजेश जी, सत्ता विरोधी लहर हर जगह थी, इस बार यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ की जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि विपक्ष के सामने, विपक्ष की तरफ जब वो देखते थे तो वहाँ भी उम्मीद नजर नहीं आती थी। विपक्ष के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं था। विपक्ष के पास भी अपराधियों की भीड़ लगी हुई थी, उनके भी शासनकाल में कभी कोई स्कूल नहीं बने थे, अस्पताल नहीं बने थे, कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ था, नौकरियां नहीं मिली थी कि जनता उधर की तरफ स्विच कर पाती। इसलिए यहाँ पर पब्लिक को ऑप्शन मिलते मिलते रह गया। पंजाब की जनता ने ऑप्शन को देखा, स्वीकारा, एक मॉडल को समझा और उसको वोट दिया। और देखिए आप, पंजाब का जिस दिन सरकार बनी है उसी दिन से काम ताबड़तोड़ शुरू हो गए। जैसे कि हम आतुर बैठे हुए थे कि हमें आप जैसे मौका मिलेगा, जनता का एक भी दिन क्यों खराब करना। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक चुनाव में और एक एक दिन अगर आप जाने तो करोड़ों रुपए का टैक्स होता है। तो कुल मिला के एक एक मिनट की कीमत है हमारे लिए। हम कोई हनीमून पीरियड या रिलैक्स पीरियड, आपके स्टेटमेंट का एक अंश को मैं कोट करते हुए आपको कुछ तथ्य याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा कि यहाँ विपक्ष ठीक नहीं था, वहाँ भी अपराधी बढ़े हुए थे। विपक्ष की भूमिका पर आपने सवाल उत्पन्न किए। मैं 2 दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। लखनऊ और खलीलाबाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 2 रैलियां की। दोनों में उन्होंने अपरोक्ष रूप से साइकिल के लिए वोट मांगा। और 3 दृष्टांत मैं आपको और उपलब्ध कराऊंगा जिसका ट्विटर पे तस्दीक पड़ी हुई है कि संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलते हैं, अलायंस की बातें होती हैं, साझा संयुक्त तस्वीरें जारी होती हैं एक दूसरे के अकाउंट से। आज आप विपक्ष हार गया तो उस पर आप उंगली उठा रहे हो। मैं इसका जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धर्मांधता की राजनीति से जल रही है। बिल्कुल यहां पर सांप्रदायिकता जो है वो चरम पर है। अपराधी दोनों पार्टियों में है। इस समय सबसे बड़ा इस प्रदेश में, इस देश में चैलेंज है धर्मांधता की राजनीति से छुटकारा मिलना। जब आदमी इससे बाहर निकलेगा तभी तो बिजली, पानी, कपड़ा, मकान की बात करेगा। इस बार समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव जी के लीडरशिप में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव दिखाई पड़ रहा था। वो इश्यूज की बात कर रहे थे, वो बिजली की बात कर रहे थे। मैं उनकी पार्टी का एक इतिहास बता रहा हूं जो कि जनता ने देखा और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से प्रचारित किया और कहा कि यहाँ पर आने से कोई बदलाव नहीं होगा। मैं बात पूरी कर लूं। अब हमें दिखता है कि अगर मेन विपक्ष समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी के रूप में जनता को एक बदलाव मिलेगा। कम से कम ये नफरत की राजनीति से उन्हें छुटकारा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम से छुटकारा मिलेगा। अब रही बात इसकी कि बदमाश यहां भी है, बदमाश वहां भी है, जमीन कब्जा यहां भी होता है, वहां भी होता है। कुल मिला के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं ब्रिजेश जी इस सरकार पे आते हैं। चलिए इस सरकार, तो क्या आप ये कसम खाने को तैयार हैं कि आप निकट भविष्य में कभी भी
इधर भी जमीन कब्जा वाले और उधर भी जमीन कब्जा वालों के यहाँ नहीं जाएंगे, उनसे कोई दोस्ती नहीं करेंगे। इस देश को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता से है, धर्म की राजनीति से है। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए कुछ भी करना पड़े ब्रजेश जी, सभी दलों को करना चाहिए, हमने भी किया। दूसरी बात यह कि आज इस सरकार जो बनी है ना, इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि पिछली सरकार के कुशासन को कैसे डील करेंगे, और पिछली सरकार के कुशासन से जो जनता यहां की बर्बाद हो गई है पिछले 5 सालों में, उसको योगी जी कैसे डील करेंगे। योगी पार्ट 1 में मिड डे मील में पानी के अंदर दूध मिलाते थे, दूध के अंदर पानी नहीं मिलाते थे। जॉब्स के ऊपर हर रोजगार वो सब नॉन इश्यूज हैं, जनता ने उनको जनादेश दिया है और प्रचंड जनादेश दिया है, कोरोना के ये सब नॉन इश्यूज हैं। 50 SIT बना के रखी थी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रचंड जनादेश है। अब पिछली सरकार के अंदर जिस तरह से दुख पहुंचे हैं जनता को, उसका समाधान तो ये करेंगे, कम से कम उसका समाधान तो इन्हें करना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताओ कि आप भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इतनी करारी शिकस्त और पंजाब वाली बात कहने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस उमा शंकर पांडे कहां से लाते हैं, कभी सोचा आपने? मुझे नहीं पता। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो अच्छा रहता है, दिल्ली में 0 के बाद भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है, आज भी ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक राजनीतिक दल है और इतना पुराना। शुक्रिया आपका। मैं अशोक वानखेड़े जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका वानखेड़े जी इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नई कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, इसमें क्या प्रियोरिटीज़ रखी गई हैं, किस तरह की ये कैबिनेट होगी, और 2024 की क्या तैयारी का इसको पहली कड़ी माना जाए। और दूसरा विषय ये है कि अब जब सरकार गठित होने जा रही है, चुनाव खत्म हो गए हैं, ये विपक्ष वाले फिर इशू की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हीं इशूज़ पर मैंडेट बीजेपी लेकर आई है। आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, आज का अभी तक जितना मैंने सुना, एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट और सटायर वाला कार्यक्रम था। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, तो सरताज, उनको तो ताज मिलना चाहिए व्यंग का, और उसके बाद समाजवादी हो या आम आदमी पार्टी। सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग कॉमेडी शो कर रहे हैं? ये कॉमेडी शो नहीं तो क्या था। यदि वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि प्रियंका गांधी जी ने बीज बोया और हमें जो समर्थन मिला, आपका परसेंटेज कहाँ आ गया? बंजर जमीन पे बीज बोओगे तो क्या उगेगा? बंजर जमीन पे बीज बोने वाले किसान को किसान कहोगे? ना बीच में टोका टाकी नहीं, पांडे जी नो टोका टाकी। पांडे जी प्लीज, पत्रकारिता रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, रनिंग कमेंट्री ओनली अशोक वानखेड़े जी बोलेंगे। पहले राउंड में कोई टोका टाकी नहीं होगी। वानखेड़े जी आप बोलिए। पांडे जी इतनी वाहियात बातें कर रहे थे, फिर भी सुन रहे थे ना। पांडे जी आपको बर्दाश्त करिए भाई, बर्दाश्त करिए। आपको हमने बर्दाश्त, पांडे जी बर्दाश्त कीजिए, पांडे जी बर्दाश्त कीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। बैठ के बाइपोलर व्हाट डज मीन, वेयर इज? अरे एक सेकंड रुक जाओ, आज कहां है अखिलेश यादव? एक सेकंड, हेलो, क्या हो गया? अखिलेश यादव के गम में क्यों फटे जा रहे हो? अखिलेश यादव के नेतृत्व सिर्फ वानखेड़े जी बोलेंगे। वानखेड़े जी गो अहेड, आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, पांडे जी की बौखलाहट निकलने दो, क्योंकि जब आपके हाथ में से सब कुछ खत्म हो जाता है, जब G23 ने हमला बोल दिया और सोनिया जी जब उनसे बात कर रही है तो वो भी मान रही है गलतियां हुई। पंजाब में आपकी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, मतलब कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन आपसी झगड़ों ने इन्होंने आम आदमी पार्टी के। तो आप ये कह रहे हो कि पांडे जी कॉमेडी कर रहे हैं? बिल्कुल कॉमेडी कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ? कॉमेडी नहीं तो क्या है? क्या इश्यूज नहीं थे उत्तराखंड में? जिस सरकार नॉन परफॉर्मिंग के बाद भी लोग आते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इशू नहीं थे? उत्तर प्रदेश में इशू होने के बाद भी बीजेपी रिपीट करती है, तो वो विपक्ष की करारी हार है, बीजेपी की जीत नहीं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि अभी विकास के लिए नई मंत्रिमंडल बनेगा। पिछले पूरे मंत्रिमंडल के यूपी नंबर वन बोल रहे थे योगी जी, तो मंत्रिमंडल तो वही होना चाहिए। राजनीति को बर्बाद 11 मंत्री चुनाव हार गए। पांडे जी रुक जाओ, नहीं हमें आवाज बंद करनी पड़ेगी, आप डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हो प्लीज। 11 मंत्री चुनाव हार गए। आप रुको, ये कोई बात हुई? पांडे जी ये मतलब डिबेट में शिष्टाचार नहीं है। आप जानते हो मेरे साथ सैकड़ों डिबेट में हिस्सा ले चुके हो, पहले राउंड में इंटरप्शन अलाउड नहीं है। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बीच में बोलोगे मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी, फिर आपको बुरा लगेगा। फिर आप बेवजह सबको सींग मार रहे हो। बोलिए भाई वानखेड़े जी। नहीं तो दूसरी बात है कि यदि इतना बड़ा बढ़िया यूपी नंबर 1 है और इतना मैसिव मैंडेट मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, काम हुआ उसके लिए हुआ है, तो फिर मंत्रिमंडल में तो बदलाव करने की जरूरत ही नहीं। और हारे हुए लोगों को मंत्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं। जब बंगाल में जब ममता ने मंत्री पद लिया तो पूरी बीजेपी टूट पड़ी थी। इनको नैतिक अधिकार ही नहीं मुख्यमंत्री बनने का, जब चुनाव हार गई।
अब धानी साहब को सारा वो नैतिकता मिल गई। सवाल है, नैतिकता के पैमाने रोज बदलते हैं। हमारा आपका जो ओरिजिनल सवाल था, ये तो मैंने अभी तक इनके ये जो जोक चल रही थी इस पे बात की। ओरिजिनल जो सवाल था कि सरकार मंत्रिमंडल कैसा होगा, देखिए सबसे बढ़िया मैंडेट यदि कहीं मिला होगा, 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में आया, सबसे बढ़िया मैंडेट उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद उत्तराखंड का है। गोवा में मेजोरिटी नहीं है, कुछ जुगाड़ करके सरकार में आना पड़ रहा था, लेकिन और नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है वो तो हमेशा केंद्र के साथ रहता है, मैं मानता हूं। लेकिन गोवा में यह मेजोरिटी नहीं थी, 2 की शॉर्ट थी, वहां सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में क्योंकि मुख्यमंत्री हार गए थे, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री पहले घोषित हो चुके थे, सरकार बनने जा रही। उसके बाद भी यदि मंत्रिमंडल बनने में इतना टाइम लगता है तो इसके पीछे अंदरूनी खींचतान है और कुछ नहीं। आपका कहने का तात्पर्य है कि 15 दिन अगर लगा है तो इसके पीछे कोई कारण है? बहुत बड़ा कारण है, मैं बता रहा हूं। पूरा केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जानता है कि ये चुनाव जीतने के लिए कितना एड़ी चोटी का जोर उनको लगाना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं। यदि ये जीत है तो ये केंद्र के नेताओं की और बीजेपी के संगठन की जीत है। योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि इतनी सीटें आई जी। तो जब 2024 के लिए आपको मंत्रिमंडल बनाना है तो आप में परफॉर्मर देना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जो चुनाव की राजनीति करते हैं वो परफॉर्मर नहीं होते, वो अक्सर परफॉर्मर के नाम पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लाते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही देखा है हमने, और यहाँ पे भी 3 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट यदि विधानसभा चुनाव टिकट देके जितवा के लाए तो उनको एक अहम रोल दिया जाएगा, और वो रोल इसलिए अहम होगा क्योंकि डिलीवरी सिस्टम ये फेल्यूर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सब जान। ऑलराइट सर, शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी बातों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप तो आज विधानमंडल दल की बैठक को कवर कर रहे थे और राजभवन भी आप गए थे, क्या देखा आपने और क्या महसूस किया उस बैठक में? दूसरा विषय ये इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि कैबिनेट किस तरह की होगी, फार्मूला क्या होगा और कौन से लोग उसमें होंगे, तो क्या देखा और क्या महसूस किया आपने, जनता को जो बताना चाहें आप? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन था और इंतज़ार था कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह आएंगे और योगी आदित्यनाथ भाजपा विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाएंगे। वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन वहाँ पर जो भाषण हुआ उसमें इस बात का बोध कराया गया कि बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहती है। बीजेपी हिंदुत्व के साथ सबके विकास की जो बात करती है वो दोनों के सामंजस्य को बनाकर उत्तर प्रदेश में आगे की सरकार चलाना चाहती है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो 2 डिप्टी सीएम थे उनको भी बीजेपी बरकरार रखेगी। योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल होगा वो 50 के आसपास होगा, और उसमें 11 मंत्री पिछली सरकार में ऐसे थे जो चुनाव हार गए। 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, ये 3 लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो करीब 15 से 18 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में नए होंगे उन योगी सरकार के, योगी के मंत्रिमंडल में। कल सवेरे मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को, जिनको शपथ होनी है, अपने यहाँ चाय पे बुलाया है, और स्वाभाविक है कि एक परिचय होता है और अपने सरकार के कामकाज के तौर तरीकों के बारे में मुख्यमंत्री अपनी मंशा के बारे में बताते हैं। और बीजेपी में चूंकि देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी है, फैसले राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर बैठकर सामंजस्य सामूहिक रूप से होते हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे फैसले दिल्ली से हुए हैं और बहुत सारे निर्णय योगी आदित्यनाथ को भी करने को मिलेंगे। ये दोनों बातें हैं। आज बहस तमाम चीज़ों के बजाय इस बात पर होनी चाहिए कि यूपी में 37 साल बाद बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली, जो कभी होता नहीं था। बीजेपी के इतिहास में आज़ादी के बाद से योगी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करके, एक टर्म पूरा करके, अब वो दोबारा दूसरे टर्म के लिए
ताजपोशी में शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। कल उनका 4 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो ये शायद कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री 10 साल लगातार रहा हो उत्तर प्रदेश में, तो योगी उस ओर बढ़ रहे हैं। एक और बात जो समझ में आती ब्रजेश जी कि योगी आदित्यनाथ करीब 48-49 साल उम्र के हैं। एक टर्म वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरा 5 साल अगला उनके सामने है, वो शपथ लेने जा रहे हैं। जब वो पूरा होगा तब भी वो 54-55 साल के होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 53-54 साल से, तो भी वो यंग ही होंगे। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने 25-30 साल के लिए यंग नेतृत्व को उभारने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं का चयन करना जारी रखा है और उन पर भरोसा जताया है। केशव मौर्य जिस तरह आज उत्साहित थे, इससे साफ है कि उनकी कुर्सी बरकरार है। वो खुश थे बेहद, और इस बात से भी, इस खबर से भी वो खुश थे कि भारत समाचार ने ये बताया कि दोनों डिप्टी सीएम यथावत रहेंगे, वो बदले नहीं जाएंगे। तो केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता स्वाभाविक है। अब बात आती है बीजेपी की कि जो व्यक्ति कभी मंत्री नहीं था, कभी सरकारी फाइल नहीं देखी थी, उसने 5 साल सरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चला दी, अगला 5 साल का जनादेश ले आया। अब योगी के पास उपलब्धियों के तमाम सारे किस्से हैं, तमाम उनके पास उदाहरण हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का संगठन उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ अधिकारी जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और जीत गए, उनसे मैंने पूछा भी कि अगर चुनाव हार जाते तो ज़िंदगी में क्या करते। 8-8, 9-9 साल, 12-12 साल, 14-14 साल नौकरी बची थी। राजेश्वर सिंह की नौकरी तो 14 साल के करीब थी। असीम अरुण की नौकरी 10 साल के करीब बची थी। एडीजी, भारत सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर जैसे पदों पर रहने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए हैं। हम उनसे सरलता की उम्मीद करें, अगर वो सरकार में मंत्री बनते हैं तो सुशासन की उम्मीद करें, ईमानदारी की उम्मीद करें, यही तो करेंगे। लेकिन ये जो मौका है बड़े संघर्षों के बाद आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि और पार्टियों ने संघर्ष नहीं किया, लेकिन जनता ने समर्थन भाजपा को दिया। आज आत्मविश्वास योगी के चेहरे पर साफ झलक रहा था, और बीजेपी इस जश्न को राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है, बहुत बृहद स्तर पर मना रही है। ये उनका अधिकार है, हक है, क्योंकि उनको जनता ने सर माथे पर बिठाया है। ब्रजेश जी कहते हैं कि जीत का मजा तब आता है जब लाखों लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। ऐसे में जो जीतता है वो एक बड़ा नेतृत्व माना जाता है, और समय ने जिसका साथ निभाया उसके सर पर ताज सजा है। हम आज ये कहने की बारी है कि चलिए जिंदगी का जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कांग्रेस की बात हो रही थी। कांग्रेस ब्रजेश जी एक्सीडेंट में घायल उस आदमी की तरह है कि जो सड़क पे लहूलुहान पड़ी है। लोग कोई कह रहे हैं कि साहब जान निकल गई, मर गया है, कोई कह रहा है एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कह रहा है कि उठा के ले चलो। कांग्रेस भी उसी तरह में है, वो राष्ट्रीय पार्टी जहां होगी वहां होगी। आप क्या मानते हैं कि उठा के ले चलो या कैसे? आप 3 में से कौन सा? कोई कह रहा था कि कांग्रेस मरी लहास की तरह है, उठाने कोई फायदा नहीं है, अब जैसे है पड़ी रहने दो। तो तमाम सारी बातें, तमाम सारे लोग मजा लेते हैं। अरे यहाँ पांडे जी सबका गला पकड़ ले रहे हैं, कोई बोल रहा है तो आप कह रहे हैं कि। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो राह चुनी है नेता विपक्ष की, 125 सांसदों का विपक्ष बड़ा होता है, अगर वो संघर्ष करेंगे तो सरकार को सदन से लेकर सड़क तक वो घेरेंगे, क्योंकि संख्या बल उनके पास पर्याप्त है। बहरहाल आज एक योगी के तौर पर और एक प्रशासक के तौर पर ब्रजेश जी,
योगी आदित्यनाथ दोनों जगह सफलतम व्यक्ति साबित हुए हैं। वो हिंदुत्व का जो बीजेपी का राष्ट्रवादी चेहरा थे उसको और विशालता मिली है, स्वीकार्यता मिली है और देश के सबसे बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए हैं। बहरहाल कहा गया है कि गली गली और कूचे कूचे बस एक ही है दरकार कि ईमान की हो ताजपोशी, ईमानदार हो सरकार। और राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है कि 2022 की नई कैबिनेट से बीजेपी 2024 के लिए क्या संदेश देना चाहेगी। तो सुरेश भार्गव जी लिखते हैं कि बीजेपी को अभी जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई काम भी करने हैं। तो समीर पाठक लिखते हैं कि जातीय समीकरण साध कर बीजेपी 2024 में विजयश्री प्राप्त करेगी। तो राहुल तिवारी लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास अद्भुत दूरदर्शिता है। मैं सीधे रुख करूंगा राजेंद्र द्विवेदी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए, बीरेन जी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए उन तथ्यों के आलोक में अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ तो आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि इस सरकार के समक्ष शपथ लेने के फौरन बाद तात्कालिक रूप से कौन सी चुनौतियां होंगी जिसे उसको सामना करना है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार बनने के पहले ही, शपथ लेने के पहले महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। दूसरा है कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मार्च सरकार बनने के बाद छुट्टा जानवरों के लिए हम बात करेंगे। तीसरी बात होगी बेरोजगारों की बात, जो बेरोजगारी रोजगार को लेकर उठेगी। तो ये 3 मुद्दे मेरा अपना मानना सबसे अहम होंगे, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर और जो है तीसरा यह है कि कर्मचारियों को लेकर जो बात दूसरे राज्यों में हो रही है, नियमितीकरण, जो ठेका मतलब जो टेंडर संविदा के खत्म हुआ, ये ठीक है, छोटा राज्य उसको मानते हैं, लेकिन एक उदाहरण पेश हो रहा है, उसकी भी चर्चा यहाँ होगी। और सबसे बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है। और आप देखें, मुलायम सिंह जी कहते थे, मुलायम सिंह का उनके अखिलेश के पिता जो भाई उसके फाउंडर सदस्य हैं, कि संख्या बल से ज्यादा समर्थन बल होता है। तो आप संख्या बल से ज्यादा समर्थन देंगे, 3 करोड़ 80 लाख अगर बीजेपी को मिला है तो 2 करोड़ 95 लाख अखिलेश के भी समर्थक हैं। ठीक है, तो ये भी अगर वो कायदे से जिस तरीके से बात हो रही कि सड़क से लेके और सदन तक संघर्ष करेंगे, तो ये भी विपक्ष के रूप में अगर आते हैं तो वो भी एक चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़े होंगे। तो चुनौतियां शपथ लेने के बाद ही शुरू हो जाएंगी और वो देखना है कि किस तरीके से इन चुनौतियों को बहुत सामना शुक्रिया कर आपका पाते हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी। मैं संजीव मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शपथ लेने के फौरन बाद वो कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिनको आपकी पार्टी की सरकार जिनका सामना करेगी और जिन मसलों का आप चाहते हैं कि तत्काल हल हो, वो कौन से ऐसे मसले हैं? देखिए, संकल्प पत्र में जो चीज़ें हमने रखी हैं और जनता से कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद का विस्तार होने दीजिए। और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी अब विस्तार क्या, बीरेंद्र आप तो कुछ बता नहीं रहे थे, बीरेंद्र जी ने तो पूरी लिस्ट पढ़ दी और बताया कि वो मतलब धन्यवाद भी पा गए हैं। देखिए वीरेंद्र जी चूँकि वहाँ पर थे, मुझे लगता है कि कुछ खबर उनके पास रही होगी। मैं उनकी खबर को बिल्कुल ऑथेंटिक भी मानता हूँ। अच्छा, वानखेड़े जी ने क्यों कहा कि आप कॉमेडी बोल रहे थे? अब सटायर कर रहे थे आप? मुझे लगता है ये बात सही है, कांग्रेस के साथी ने बिल्कुल सही बात कही। नहीं, वो आपके लिए भी बोले। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो कॉमेडी सीरियल्स ज़्यादा देखते होंगे, इसलिए उनका जो ध्यान है वो उसी तरफ होगा। मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपनी बात करने का हक है और उन्होंने भी अपने स्तर से जो अपने हिसाब से जो बात रखी होगी वो अच्छी रखी होगी। तो इसी टीम के साथ आप 2024 में मुकाबला करेंगे अपोजिशन का? मैंने शुरू से ही कहा कि 2022 से 2027 तक हम उत्तर प्रदेश की जनता को विकास के नए परिणाम देना चाहते हैं। और इसके बीच में जो भी चुनाव इलेक्शंस आते हैं, जैसे अभी नगर निगम और नगर पालिका के भी इलेक्शंस आएंगे, इन सारे इलेक्शंस को भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय और एक भूमिका के रूप में लेती है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हमारे वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता जुड़ते हैं उसमें और निश्चित रूप से सफलता पाते हैं। SM अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अशरफ साहब, तो अब ये तय माना जाए कि अखिलेश यादव वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का
उत्तर प्रदेश की असेंबली से लेकर सड़क तक सामना करेंगे? करेंगे सर। हमारे मतलब जो है विश्लेषक थे राजेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने बताया कि चूंकि बड़ा समर्थन जनता का है तो जाहिर सी बात है जनता की लड़ाई हमको दोनों नहीं। लेकिन मैं माजरत के साथ दो लोगों का पहले जवाब भी देना चाहूंगा, वैभव महेश्वरी का और पांडे जी का। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनके ऊपर बात करूं, आज बीजेपी पे ही बात करनी थी, चूंकि इनका हार से इतना बौखलाहट, उन्होंने कुछ बातें ऐसी की मुझे जवाब देना पड़ेगा। पहला जवाब तो महेश्वरी जी को मैं देता हूं, अच्छे प्रवक्ता हैं, समझदार हैं। आप एनालिसिस करिए कि आपको 0.5 भी नहीं मिला वोट, 5 लाख वोट भी पूरे प्रदेश में आपको नहीं मिले। एक मेरा अपना भाई जो आपके पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, 6 महीने उसने क्या साथ किया होगा, आपका इतना खराब पर्चा फाइल करके बैठ जाता तो भी शायद उससे ज्यादा वोट मिलता जिसका जितना उसको वोट नहीं करना चाहता। पांडे जी के साथ भी बताता हूं, वहां भी ऐसे ही हुआ कि मेरे एक रिलेशन में किसी ने फाइल किया, 2000 वोट भी पूरा नहीं कर पाया। तो 383 सीटों पर जमानत जब्त होती है और उम्मीदवार आप मुझको बना देते हैं। अगर इतना ही आप तो मत लड़ते, आप चिल्ला के बोलते हैं कि सब लोग जो है समाजवादी को दीजिए, चूंकि समाजवादी विकल्प है। तब तो आप बताते रहे हमारे नेता आ गई हैं, हमने जो है 40% महिलाओं को दे दिया, जिसको जहां से चाहा आपने पकड़ कर दे दिया। आपका जो हटर, आपको शर्म नहीं आ रही? आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मुझे इतने खराब वोट क्यों मिले, क्या मेरा अस्तित्व इस प्रदेश से खत्म हो गया है? महेश्वरी साहब की ठीक है, आपको पंजाब में मौका मिल गया दोनों की नाकारदगी की वजह से, चाहे वो अकाली दल भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है जिस तरीके के चले जाएंगे। 5 लाख वोट भी नहीं मिले हैं आपको, इसकी एनालिसिस करिएगा। 0.43 एमआईएम से भी कम वोट हैं, और मेरे उस रिश्तेदार को तो आपने चादर उड़वा दी। थैंक यू। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अकेले लड़ा तो शायद उससे ज्यादा वोट मिलता मुझको। उमा शंकर का सब्र जवाब दे रहा है, वो फटते रहिएगा, लखनऊ से चुनाव लड़े वो। एक सेकंड जाओ, क्या भाई पांडे जी, ये क्या वानखेड़े जी आपको बोले कि आप कॉमेडी कर रहे हैं? आपकी हैसियत जो अपनी खुद नहीं है तो आप थैंक यू अशरफ साहब। देखिए वो बड़े पत्रकार हैं और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उसको जवाब भी मैंने उनको दे दिया। पांडे जी की आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए भाई। मुझे लगता है लोकतंत्र तभी मजबूत होगा कि जब जो लोग लोकतंत्र के साथ छल करने का काम कर रहे हैं वो भी चेहरा बदल के उनको पुरजोर जवाब मिलना चाहिए। एक बात, कांग्रेस पार्टी को कमजोर कहने वालों को जरा मैं आईना दिखा दूं। अभी भी कांग्रेस पार्टी के 800 से ज्यादा विधायक हैं पूरे देश में। वानखेड़े साहब लिस्ट उठा के देख लीजिए, 100 से ज्यादा सांसद हैं हमारे, 4 राज्यों में हमारी सरकार है। आप अपना विश्लेषण जरा बदल लीजिएगा। और 12 करोड़ वोट हमको मिले थे लोकसभा में, आज भी लोकसभा में 12 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस पार्टी। और आप जो है कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उन 12 करोड़ लोगों के लिए 12 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। यह पत्रकारिता नहीं है, यह पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है कि आप जज बन के इस तरीके से निर्णय सुनाने लगे पूरे विधानसभा चुनाव में। देखिए आप लोगों ने सुनिए तो सही, जज बन के जो है पत्रकारिता की, आज उस जजमेंट का क्या हो गया? एक पॉलिटिकल पैथोलॉजिस्ट हैं जो आपको आपकी बीमारी बता रहे हैं, बीमारी का इलाज करिए, उनको गरियाने से कोई फायदा नहीं है। भैया ब्रजेश जी, कोई जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसको कहता है यू आर कॉमेडियन। ये पत्रकारिता है, ये पत्रकारिता है। ये शब्दावली पत्रकारिता की नहीं है मान्यवर, इसको बदल लीजिए, मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। बड़े पत्रकार हैं आप, बड़े पत्रकार के साथ बड़ी गरिमा। अच्छा, वानखेड़े जी के मसले से हट के आइए, ये ऐसे मसरफ अभी क्या कह रहे थे आपको? पार्टी देश की पार्टी है, बलिदानियों की पार्टी है। प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की, आप उत्तर प्रदेश के गांव गलियों में घूम लीजिए, हर कोई कहेगा प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की, हर कोई कहेगा कि प्रियंका गांधी जी ने जनता के हर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, और हर कोई ये कहेगा कि 4.5 सालों तक अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई नहीं दे। और आप चैनलों पर बैठ के क्या कर रहे थे वानखेड़े साहब? उठाइए अपनी पूरी डिबेट और देखिएगा बाइपोलर सपा और भाजपा की लड़ाई। आज वो सपा भाजपा की अगर लड़ाई होती तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार होती। शुक्रिया, टाइम कम है मेरे पास। और सुनिए, अखिलेश यादव इज ए कंफ्यूज्ड लीडर। अशरफ साहब सुन लीजिए, पिछली बार भाजपा के मंच पर थे शपथ ग्रहण में, आज आप बीजेपी को छोड़कर सपा के पीछे पड़े हो, चक्कर क्या है? इस बार अखिलेश यादव जी आज बीजेपी को कांग्रेस एकदम नहीं बोल रही है। पिछली बार आज आपके निशाने पर अखिलेश यादव मंच पर थे योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में, और इस बार कह रहे हैं मैं जाऊंगा नहीं। ये कंफ्यूजन छोड़िए, ही इज नॉट अ लीडर, ही इज अ कंफ्यूज्ड तो प्रियंका जी जा रही हैं क्या शपथ ग्रहण में? बुलाएं योगी जी, आपने योगी जी को जरा पूछिए, उन्होंने आमंत्रित किया है।
नंबर दे दो, अभी मिला के पूछ लेते हैं उसमें क्या है। ओके आपके वैभव पास महेश्वरी जी, आप मुझे बताइए। आपके पास तो सबका नंबर है ब्रजेश वैभव जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो नई सरकार गठित होने जा रही है, सबसे पहले कौन से इश्यूज को तत्काल एड्रेस करें? मुझे लगता है ब्रजेश जी, एक तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन क्या बनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन क्या करेगा। इनफैक्ट कौन क्या करेगा, क्या सरकार है, एक पार्टी की सरकार बनी है, निर्दलियों की सरकार नहीं बनी है, एक पार्टी की सरकार है और पार्टी के पास, वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, उनको ये बताना चाहिए कि अब वो क्या करेंगे। इनके सामने चुनौतियां किसी और पार्टी के द्वारा शासन किए गए हालात को बदलना नहीं है, इनके सामने चुनौती है अपने ही जो कुशासन इन्होंने पिछले 5 साल में किया है उसके बाद भी अगर जनता ने वोट दिया है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। मिड डे मील में घोटाले हुए थे, इन्हें स्कूल सुधारने पड़ेंगे, इन्हें जॉब्स देनी पड़ेंगी, इन्हें पुलिस स्टेट का जो एक धब्बा लगा हुआ है वो ठीक करना पड़ेगा। तमाम जो पिछली सरकारों ने एसआईटी बनाई थी, योगी जी ने हर बात में एसआईटी बना देते थे, इस बार उन एसआईटीज के परिणाम आने चाहिए। इस बार ये होना चाहिए कि क्या डिलीवर करोगे आप। पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं, संविदा कर्मियों को पक्का किया जा रहा है, यूपी में संविदा कर्मी जो है वो धरने पर हैं, मोर्चे पर हैं, और यूपी में बेरोजगार डंडे खा रहे हैं। 10 मार्च को जनता ने जॉब्स की बात दिया, उसके बाद भी नहीं, जॉब कैसे पूरा करेंगे भाई? ये आजकल बड़ा फैशन चल गया है कि जनता का अपमान मत करो, जनता का। थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का। बिजली थैंक यू 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे थे, इनके मुद्दे को किनारे कर दिया उत्तर प्रदेश की समय बर्बाद ना करें, किनारे लगा दिया, समय बर्बाद ना करें। थैंक यू। क्या ये तरीका? अशोक वानखेड़े जी, आप मुझे बताइए, इस परिचर्चा में, इस डिबेट में आपको लेकर तमाम टीका टिप्पणी हुई, सबसे पहले तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूं कि आप स्वयं को डिफेंड करें। क्या बोलूं भरत जी, देखिए, जो पार्टी जिसका इतिहास इस देश में सबसे ज्यादा बड़ा है, जिस पार्टी में शहादत की एक बड़ी फहरिस्त थी, जिस पार्टी ने 60 साल तक इस देश पर राज किया, जिस पार्टी के 4 राज्यों में सरकारें होने पे अभी वो महिमा मंडन करती है, जबकि देश में 28 राज्य हैं। इसके बावजूद ये पार्टी का हश्र क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी में नेता कम और विदूषक ज्यादा हो गए। जब कोई फिर आपने वही बात कही सर। सर मुझे पत्रकारिता में भी पत्रकार कम, दलाल ज्यादा हो गए। ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करें। नो पांडे जी, नो, गलत बात, समझ लीजिए, गलत बात पांडे जी, गलत बात लीजिए, पांडे जी गलत बात प्लीज। आज आप लोग चैनलों पर बैठ के तमाम बातें नेताओं के लिए कहते हैं, बड़े विदूषक से भी बदतर स्थिति है। एक सेकंड आप रुक जाओ ना, आप इस तरह टोका टिप्पणी क्यों कर रहे हो? सिर्फ वानखेड़े जी बोलेंगे, आप जाइए, ओनली वानखेड़े जी। वानखेड़े जी बोलिए आप सर, कंटिन्यू रखें। भरत जी, मेरे से बड़ा बदतमीज आदमी पत्रकारिता में मिलेगा नहीं। मैं आपके चैनल की तासीर को और एक डिबेट के एथिक्स को, एथिक्स का ही ध्यान रखें सर, मैं निवेदन करूंगा। किसी के बीच में बोलता नहीं। विदूषक ये पार्लियामेंट्री शब्द है, अनपार्लियामेंट्री नहीं। दलाल ये पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। लेकिन हमने कोई असंसदीय शब्द बोला नहीं। आप वानखेड़े जी कंटिन्यू रखें। देखिए, मैंने आज सवाल उत्तर प्रदेश की जीत हार का हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का हो रहा है, देश की राजनीति का नहीं हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आपकी वन साइडेड स्लाइडिंग विक्ट्री हो गई, इसलिए यूपी के करारी हार पे बात नहीं होगी। मेरी सिंपल सी बात हुई थी, जब पांडे जी ने कहा कि हमने 400 सीटों पे चुनाव लड़के जो यहाँ बीज अंकुरित किए, तो मैंने कहा वो बंजर जमीन पे बीज अंकुरित हुए, बीज अंकुरित ही नहीं हुए, सोई बोइंग तो मतलब बुआई तो हुई है। यही जजमेंटल हो रहे हैं आप। आपने 2024 का जजमेंट आज सुना दिया, आज ही आपने जजमेंट सुना दिया। दिस इज नॉट जर्नलिज्म। पांडे जी देखिए, पांडे जी प्लीज, मैं जजमेंटल मत बनिए, जज मत बनिए। पांडे जी 2024 का जजमेंट आज ही आप मत बोलिएगा। आपके मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को मैं एक एक तासीर देके उससे ज्यादा बदतमीजी से बोल सकता हूँ। प्लीज बीच में मत बोलिए ना। मैं तो चाहता हूँ मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकारों की पत्रकारिता चैनलों पर जनता के सामने आए। है आपकी पांडे जी, और आप कह रहे हैं कि बड़े मूर्धन्य है ना, बात तो बड़े ज्ञानी है ना। आइए चैनल पे आप दिखाइए, बोलिए अपना। आप हल्की की भाषा में बोलिए पांडे जी। आप एक्सपोज हो जाइए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के मेहनत को पानी फिराते हैं। जब आप क्या कह रहे हैं में आ जाते हैं, आप कमेटी से बता रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं आप पत्रकार, आप प्रवक्ता बने हैं कांग्रेस के। मैं हूँ, आप कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। 2.5% आपका वोट आने के बाद आप बोलते हो कि बाइपोलर नहीं हुआ।
हमें मैक्सिमम मैंडेट मिला, हमें मध्य प्रदेश में हमारी 32% उनको गए, राजस्थान में सीट और आती है। सुनिए, बात हमारी 32 गए, 26% दूसरी तरफ गए, ये ये बाइपोलर है। 2 सीटें आई है। 32% अखिलेश यादव को मिले और 22% विपक्ष में दूसरे वोट पड़े, ये बाइपोलर है। दिस इज बाइपोलर। आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं अभी तक तो करेंगे? समाजवादी पार्टी को गाली एक दे रहे हैं। तरफ योगी था, समाजवादी दूसरी पार्टी तरफ कहां से विपक्ष विपक्ष हो गया था, आपके तो हिसाब ये से? बाइपोलर हो गया। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात अरे मैं कीजिए। अपनी बात कर रहा हूं, 22% आपकी बात नहीं समाजवादी कर में रहा हूं, क्लब मत मान्यवर। होइएगा। मैं अपनी समाजवादी बात के साथ कर रहा जुड़ के हूं, भी देख आपकी लिया बात था नहीं आपने, कर रहा हूं। उनका भी भट्टा बिठा दिया। बहुत इस बहुत बार धन्यवाद। कांग्रेस मेरे पास समय समाजवादी समाप्त हो गया। मैं आप पार्टी सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने इस डिबेट में अपने अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ योगदान दिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम गोमती नगर विस्तार शहीद पथ पर योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की शपथ होने जा रही है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।